मित्रों, आपका प्रश्नावली 1A का मैंने 8 सवाल आपको पढ़ाया था और उसके बाद में आप यहाँ पे 9वां सवाल पढ़ेंगे। तो मित्रों, इसमें कह रहा है कि यदि a एक सम धन पूर्णांक है तो बताइए कि संख्या a-1 कामा a+1 सम है अथवा विषम। तो इसके लिए मित्रों आप मान लीजिए ना, जैसे आप मान लीजिए a एक सम धन पूर्णांक है तो आप इसको a को मान लीजिएगा कोई एक सम धन पूर्णांक। तो मैंने इसको मान लिया कि a जो होता है एक समधन पूर्णांक आपका 4 या 8 कोई भी ले लीजिएगा जो आपका समधन पूर्णांक है। तो मैंने a के जगह पर 8 मान लिया। अब जब a के जगह पर 8 होगा और इसमें से 1 घटाया जाएगा तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 7 आएगा और 7 कैसी संख्या है? विषम। कैसी संख्या है? विषम। तो मित्रों यहाँ से आप जान गए कि ये -1 तो आपका क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कि a+1 यानी कि जहां पर क्या लिखा है a+1, अगर मैं इसकी बात करूं तो आप लोग जानते हो a के जगह पे 8 लिख सकते हो और +1 बराबर हो जाएगा 9 और ये भी क्या हो जाएगा आपका विषम। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये -1 और a+1 दोनों संख्याएं क्या निकल के आई? दोनों संख्या क्या है? विषम है। तो मित्रों आप यहां से अच्छे से जान गए। ये आपका 9वां सवाल रहा। अब चलते हैं हम 10वां सवाल। तो 10वां सवाल हमारा कह रहा है कि संख्या रेखा पर 5 व 7 का योग लिखिए। तो 10वां सवाल हमारा कह रहा है कि संख्या रेखा पर 5 व 7 का योग लिखिए। नीचे का दिख तो रहा है ना? संख्या रेखा पर 5 व 7 का योग लिखिए। तो मित्रों आप एक संख्या खींच लीजिए, आप एक रेखा खींच लीजिए। मैं ऊपर ही कर दे रहा हूं इसको। आप एक संख्या खींच लीजिए, ऐसे आप एक संख्या खींच लिए और आप जानते हो कि संख्या रेखा पर 0 को दर्शाया जा सकता है, फिर उसके बाद में 1 होता है, फिर 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है, 10, 11, 12, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये हो गया 12। और इधर क्या होगा? -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, यानी कि -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और -8। तो मित्रों यहाँ पर 5 और 7 का योग पूछ रहा है। तो आप लोग जानते हैं कि 5 यहाँ से लेकर के यहाँ तक 5 हो गया और अगर मैं 7 को जोड़ूंगा यानी कि 5 और 7 को जोड़ूंगा तो वो टोटल बन के जाता है आपका 12। तो ये यहाँ तक पहुँच जाएगा, यानी कि 5 + 7 बराबर कितना होता है? 12। तो मैं 5 और 7 को जोड़ूंगा तो यहाँ से धनात्मक पूर्णांक है तो यहाँ से लेकर के और 12 तक आपका संख्या रेखा पर हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक मित्रों, अब हम आगे चलते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं हम अपने 11वें सवाल पर। 11वां सवाल क्या कह रहा है? देखिए 11वां सवाल कह रहा है कि दो धन अभाज्य संख्या पूर्णांकों को 11वां सवाल हमारा कह रहा है कि 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है। 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है। पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है। ये ऐसा कह रहा है कि 2 अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है। जैसे मान लिया 2 अभाज्य लीजिए, कोई 3 जो होता है अभाज्य संख्या है और आपका 2 भी अभाज्य संख्या है। अगर मैं इन दोनों को गुणा कर दूं ना तो 6 प्राप्त हो गया। 6, अब 6 अभाज्य है कि नहीं? तो आप यहां पर देख रहे हैं 6 अभाज्य नहीं है।
तो हम कह सकते हैं ये जो कथन हमारा है वो क्या हो गया, असत्य। ये कथन क्या है, असत्य है। फिर उसके बाद में नंबर बी क्या कह रहा है, बी देखिए, बी कह रहा है कि दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है। दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग, दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है, सदैव अभाज्य होता है। मित्र इसमें कह रहा है कि दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है। तो दो धन अभाज्य पूर्णांक लीजिए, तो दो धन अभाज्य पूर्णांक कोई भी मान लीजिए, मैंने 5 लिया और इसके साथ में 7 लिया, इस दोनों को जोड़ दिया तो ये 12 बन गया। क्या 12 भी अभाज्य है? जी नहीं, 12 तो भाज्य है। अरे भाई 12 के 3 से 4 फैक्टर बनने हैं। जैसे आप 12 1 से कट जा रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, 12 से कट रहा है, तो कितने इसके फैक्टर बने? 1 2 3 4 5 6 फैक्टर बन गए इसके। तो ये आपका जो होगा वो भाज्य संख्या होगा। लेकिन ये तो कह रहा है कि सदैव अभाज्य होते हैं, तो ये कथन क्या हुआ? असत्य हुआ। फिर उसके बाद में सी नंबर कह रहा है, सी नंबर कह रहा है कि यदि ये एवं बी कोई ग्रहण पूर्णांक है, यदि ए एवं बी कोई ग्रहण, ग्रहण का मतलब यह होता है मित्रों ऋण पूर्णांक हैं, ऋण पूर्णांक हैं, तब a प्लस बी भी सदैव एक ऋण पूर्णांक होगा। तो a प्लस बी भी सदैव ऋण पूर्णांक होगा। ये भी, यदि ये एवं बी ग्रहण मतलब ऋण पूर्णांक है, तो ये प्लस बी भी सदैव ऋण पूर्णांक होगा। देखिए जैसे मान लिया कोई, मैंने ए के जगह को मान लिया मैंने कि ये मान लिया हमने ऐसे कि -1 है और बी जो हमने मान लिया -2 है। तो कह रहा है कि अगर ये दोनों ऐसे होंगे यानी कि माइनस में होंगे, तो क्या ये प्लस बी भी सदैव ऋण पूर्णांक होगा? तो आप देख लीजिए ना, -a और प्लस और ब्रैकेट में -2, और जब -1 हो और प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस ये 2 हो जाएगा, और 2 1 -3, तो ये भी एक ऋण पूर्णांक होगा। तो ये क्या हो गया आपका? सत्य कथन है। ठीक मित्रों, तो ये 11 हो गया। फिर 12वां सवाल हमारा कह रहा है, इसको हम मिटा दे रहे हैं। बारहवां सवाल हमारा कह रहा है, 12वां सवाल कह रहा है यदि ये एक धन पूर्णांक है, यदि ये एक धन पूर्णांक है, यदि ए एक धन पूर्णांक है तो दिखाइए कि संख्या, दिखाइए कि संख्या a ब्रैकेट में a + 1 और एक ब्रैकेट में a + 2 और फिर a + 3 संख्या 24 से पूर्णतः विभक्त है। संख्या 24 से पूर्णतया विभक्त है। तो मित्र आप जानते हो कि अगर मैं मान लूं कि यदि ये एक धन पूर्णांक है, कोई भी धन पूर्णांक मान लीजिए, ए के जगह पे मैंने मान लिया कि ये कोई धन पूर्णांक, ए का मान मैंने मान लिया कि 6 है, 6। तो यहाँ पे मैं देखूंगा, अगर मैं इसका मान निकालूं a ब्रैकेट में a + 1, तो मैं 6 रखूंगा, 6 1 7 और 7 6 कितना हो जाएगा? 42। और 42 में आप देख रहे हैं
मैं एक एक पद रख करके आपको दिखा रहा हूं। देखिए ए को मैंने माना, लेट माना ए बराबर 6, तो ए के जगह पे मैंने 6 रखा, सॉरी यहां से देखिए ए के जगह पे मैंने 6 रखा और ए के जगह पे मैंने 6 रखा और एक के जगह पे 1 रखा। अब ये देखिए तो 6 1 हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 6 और 6 7 हो गया 42। तो ये 42 जो होता है, अगर देखें तो ये 3 से कट रहा है, हाँ 42 3 से कट रहा है। अब उसके बाद में मैं एक 43 यानी कि इसका देखूंगा तो ये 42 एक संख्या कट रहा है ना, 42 अगर कट रहा है तो ये पूरी की पूरी संख्या 24 से कटेगी। देखिए 24 में इसके अगर मैं फैक्टर की बात करूं तो 24 1 से कट रहा है, हाँ 2 से कट रहा है, हाँ 3 से कट रहा है, हाँ और उसके बाद में 4 से कट रहा है, हाँ 6 से कट रहा है, हाँ 12 से कट रहा है, हाँ और 24 से कट रहा है, हाँ। अगर इन फैक्टरों में से इनमें कोई एक भी संख्या कटेगी तो पूरी की पूरी संख्या 24 से कट जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने मान रख के निकाला 42 और 42 तो 1 से भी कट रहा है और 42 2 से भी कट रहा है, 42 3 से भी कट रहा है और 42 6 से भी कट रहा है। तो ये पूरी की पूरी संख्या 24 से कट जाएगी। तो यहाँ पर मित्रों लिख लीजिएगा कि यदि किसी भी गुणन संख्या में एक भी पद किसी गुणन संख्या से कटेगी तो उस संख्या से पहली संख्या पूरा पूरा कटेगी, पूरा पूरा कटेगी। तो मित्रों ये हमारा 12वां सवाल है और हमारा फिर 13 सवाल है। 13 सवाल क्या कह रहा है कि यदि ये एक, सॉरी यहीं पर लिख देते हैं 13 सवाल। तेरहवां सवाल हमारा कह रहा है कि यदि ये एक समधन पूर्णांक है, यदि ये एक समधन पूर्णांक है, ये एक समधन पूर्णांक है और b एक विषमधन पूर्णांक है और b एक विषम धन पूर्णांक है, विषम धन पूर्णांक है, तो बताइए कि कौन सा सम होगी। तो बताइए कौन सा सम होगी। ठीक, तो ये दिया है हमारा ये स्क्वायर कामा बी स्क्वायर कामा ए प्लस बी कामा ए गुणे बी कामा ए एक ब्रैकेट में बी प्लस 1 कामा बी और एक ब्रैकेट में बी प्लस 1। बताइए कि इसमें कौन सा संख्या हमारा सम संख्या होगी। तो सम संख्या अगर हम बात करें कि कौन कौन सी होगी, तो देखिए मित्रों ये एक समधन पूर्णांक है, बी एक विषम है, तो ये को मैंने मान लिया कि ये सम संख्या जो है वो क्या है 2 है और बी एक विषम है तो मैंने इसको मान लिया 3 है। तो इसमें ये पूछ रहा है तो कौन इसमें सम होगी, तो मैं ए की जगह पे 2 माना तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और 4 आप जानते हैं कैसी संख्या है सम, तो भाई इसका मतलब ये स्क्वायर भी आपका क्या हो गया सम हो गया। बी एक विषम संख्या है, मैंने विषम संख्या 3 मान रखा है
और 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 3 त्रिक का हो जाएगा 9, और 9 आपकी ये कैसी संख्या है, विषम संख्या है। तो हमें भाई ये विषम संख्या इसको नहीं लेना है। फिर उसके बाद में मैं देखूंगा एक आपका सम संख्या है और बी आपका विषम संख्या है। तो ए के जगह पे मैंने 2 मान लिया और बी के जगह पे मैंने 3 मान लिया। तो 2 और 3 कितना हो गया, 5, और 5 एक विषम संख्या, तो इसको भी मैं नहीं लिखूंगा। उसके बाद में मैं इसको लूंगा, तो ये के जगह पर 2 और बी के जगह पे 3, तो 2 तियां हो जाएगा 6, और 6 कैसी संख्या है आपकी, सम संख्या है, यानी कि इवन नंबर है। तो यहां पर मैं इसको भी लिख लूंगा, यानी कि ये और गुणे बी भी हमारी कैसी संख्या है, सम संख्या है। अगर मैं इसमें सी की बात करूंगा तो ये तो हमारा सम संख्या है 2 और बी हमारा विषम संख्या है 3, तो 3 और 1 4 और 4 दूनी 8, यानी कि 8 कैसा है आपका, सम संख्या है। तो ये भी आप लिख सकते हो, यानी कि ये और ब्रैकेट में b+1 ये कौन सी संख्या बन जाएगी, ये भी संख्या आपकी सम बन जाएगी। अब इसमें मैं बात करूं तो b एक विषम है, b एक विषम है, तो b विषम 3 है और 1 हो जाएगा 4 और 4 3 हो जाएगा 12, और 12 कौन सी संख्या है, सम या विषम, बोलो, सम संख्या है। तो जब सम है तो इसको भी आप लिख लीजिएगा b और ब्रैकेट में b+1। तो ये मित्रों आपका 13वां सवाल हो गया। और फिर मैं 14वां पे सवाल पे चल रहा हूं। धन पूर्णांकों के किन गुणधर्मों के अंतर्गत कथन सत्य है, ऐसा पूछ रहा है। थोड़ा मार्कर में इंक डाल दीजिए इसमें निकाल के। चौदहवां हमारा कह रहा है, दूसरे मार्कर में डाल दीजिए, कि धन पूर्णांकों के किन गुणधर्मों के अंतर्गत कथन सत्य है। धन पूर्णांकों के किन गुणधर्मों, धन पूर्णांकों के किन गुणधर्मों के अंतर्गत सत्य है, क्या है, सत्य है। तो इसमें मित्रों ये पूछ रहा है कि एक समीकरण दिया है और ये समीकरण बताइए किसके अंतर्गत सत्य है। कथन सत्य है, धन पूर्णांक किन गुणधर्मों के अंतर्गत सत्य है, धन पूर्णांक के किन गुणधर्मों के अंतर्गत सत्य है। मित्रों यहां पे कहीं कथन लिख लेना, ये कथन ही दिया हुआ है, ठीक। तो पहला कथन हमारा दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है पहला 3 गुणे 8 + 7 और बराबर 3 गुणे 8 और प्लस 3 गुणे 7। अगर मैं इसमें बात करूं तो ये आपका जो ये है ये जो है गुणा के वितरण नियम पर सत्य है। ये कैसे है, तो गुणा के वितरण नियम पर सत्य है, गुणा के वितरण नियम पर सत्य है, ठीक। बी नंबर क्या कह रहा है, बी नंबर कह रहा है कि 3 प्लस ब्रैकेट में 5 + 9 और उसके बाद में दिया हुआ है बराबर 3 + 5 और +9 योग किस पे सत्य है, तो योग साहचर्य के नियम पर सत्य है। कौन से, योग साहचर्य के नियम पर सत्य है। फिर सी नंबर क्या कह रहा है, सी नंबर कह रहा है कि 3 गुणे 2 बराबर 2 गुणे 3 किस नियम पर सत्य है, तो ये गुणन का कर्म विनिमय नियम पर सत्य है, गुणन का क्रम विनिमय नियम पर सत्य है। और नंबर डी क्या कह रहा है कि 3 गुणा 5 बराबर ये गुणा 5
में ए का मान क्या होगा। तो मित्रों अगर इसको निकालना है तो 5 हो जाएगा आपका 15 और बराबर और ये और गुणे हो जाएगा 5, और जब मैं ये का मान निकालूंगा तो 5 15। तो ये आपका हो गया 14वां सवाल। ठीक मित्रों, उसके बाद में मैं आगे चलता हूं। लास्ट सवाल हमारा है 15वां। इस प्रश्नावली यानी कि प्रश्नावली 1 के ए का लास्ट सवाल हमारा है 15वां। संख्या रेखा पर दर्शाएं। संख्या रेखा पर दर्शाएं किसको, -5 को, और किसको -2 को, और किसको 0 को, और किसको 1 को, और किसको 2 को, और किसको 5 को। तो मित्रों कितना आसान है इसे संख्या रेखा पर दर्शाना। कैसे, आप जानते हो कि एक संख्या कोई खींची होती है, सीधा एक संख्या कोई खींची होती है, और इस पर आप लोग जानते हो बीचों बीच में कौन सी संख्या होती है, 0, उसके बाद में 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, और इधर -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9। तो आप सबका नाम लिख लीजिएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8। इधर पर मित्रों -1, इधर -2, इधर -3, इधर -4, इधर -5, इधर -6 और इधर -7, और इधर -8 और इधर -9। अब यहाँ पर मित्रों कह रहा है संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो इस सारे बिंदुओं को मैं मान ले रहा हूँ। इसको मैंने मान लिया ए, इसको मैंने मान लिया बी, इसको मैंने मान लिया सी, इसको मैंने मान लिया डी, इसको मान लिया ई, और इसको मान लिया एफ। अब सारे मान आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। देखिए 5 यहाँ पर कहाँ संख्या रेखा पर, ये है, -5 यहाँ है, तो इसका मान हमने क्या लिख दिया, ए लिख दिया। अब 2 -2 है तो इसका -2 यहाँ है, और इसके साम ऊपर कर दीजिएगा, और यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा, बी। अब उसके बाद में सी, तो आप सी तो जानते हो यहाँ पे लिखा हुआ है, और सी का मान है 0, तो ये सी हो गया। और जब ए का मान है तो ए का मान डी है, तो ए का मान यहाँ पे कर दीजिएगा, ये डी लिखा हुआ है। और 2 है, 2 किसका मान है, ई का मान है, तो ई यहाँ पर हो गया। और यफ 5 का मान है, तो यफ कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यफ। तो मित्रों इस तरह से आपका प्रश्नावली एक ये पूरा तरीके से समाप्त हो गया। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप पढ़ के आएगा, फिर मैं अगले प्रश्नावली 1B में मिलते हैं। तो जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।